हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम मिशन एनडीए के अंदर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंदर ही हम करेंगे डिटरमिनेंट भी और साथ ही साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिसेस के अंदर आप कैसे सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिसेस के अंदर ही सब कुछ आएगा। डिटरमिनेंट भी, मैट्रिसेस भी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी मैट्रिसेस की हेल्प से आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के अंदर से फ्रेंड्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5-6 क्वेश्चन भी दे देता है। और एक बार तो 11 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के अंदर से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने ये चैप्टर करना है और सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगी फ्रेंड्स। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपका क्लियर ना हो पाएगा। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक के हर एक लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरा का पूरा बेसिक हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स होता क्या है, किससे बनती है मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स होती है ये होती क्या है एक्चुअली, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर का। कोई भी नंबर है आपके पास, मान लीजिए आपने यहां नंबर लिखे हैं 3, 5, 4, 1, 2, 3। अब इन नंबर को आपके पास नंबर है, इन नंबर को आपने अरेंज किया किस फॉर्म में, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपने अरेंज किया। रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये रेक्टेंगल की फॉर्म बन रही है ना, बन रही है नहीं बन रही। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, मतलब ये किस फॉर्म में अरेंज हो रही है। अगर इसका एक बॉक्स बनाएंगे तो किस फॉर्म में अरेंज हो रही है, रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हो रही है। यानी कि जब आप डिफरेंट नंबर को या वेरियस एलिमेंट को अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो उसको आप क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स क्या है आपके पास, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर्स की कैसी अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे 3, 5 और 4, 1, 2 और 3, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी रोज। क्या रिप्रेजेंट करती है ये आपकी रोज। ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो। R1 R के नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट लगा दिया 1, तो R1 फर्स्ट रो, R2 मेरी सेकेंड रो। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो ये मेरी वर्टिकल लाइन है 3 और 1 जिसके अंदर आ रहे हैं, 5 और 2 जिसके अंदर आ रहे हैं, 4 और 3 जिसके अंदर आ रहे हैं, ये क्या है, कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कॉलम्स। ये कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। ये कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर हुआ कंसेप्ट। क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर का कैसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। या फिर आप डेटा को अरेंज करते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी डेटा आपके पास दिया हुआ है, 5 बुक्स हैं, 4 पेंसिल्स हैं, आप खरीद के लाए, उसने बोला है कि उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आप अरेंज किए, तो कैसे कैसे अरेंज करेंगे। पेन पेंसिल, हमें पेन और पेंसिल से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है कि 5 बुक्स 5 पेंसिल, 4 बुक्स 3 पेंसिल, तो उनको अरेंज कर दिया आपने। 5 4 3 3 जो भी लिखा आपने वो किस फॉर्म में अरेंज हो गया आपका, रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो उसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स नोटेशन। क्या हो जाएगी उसकी, मैट्रिक्स। यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, मैट्रिक्स बन जाएगी जब आप अरेंज कर देते हैं नंबर को रेक्टेंगल की फॉर्म। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पे रो कितनी है, रो कितनी है, 1 and 2। रो कितनी है इसकी, 2 रोज। हाउ मेनी रोज आर देयर, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 2 और 3। कॉलम कितने हैं, 3। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सब रो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ रोज, मैंने एलिमेंट बोल दिया शायद। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत
नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। अब मैट्रिक्स के अंदर आपको अगर ऑर्डर दिया है, वहां से पता करना है एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि अगर आपको सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया और पता करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो जो आपका ऑर्डर है ना, जो आपने ऑर्डर लिखा है 2x3, ये 2x3 मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक नोटेशन है, ऑर्डर की नोटेशन है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। लेकिन जब आप एलिमेंट्स आप निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो आप एक्चुअल में क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज की और नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 एलिमेंट हो जाएंगे किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर से ही हम पता लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। तो ऑर्डर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब जनरल नोटेशन पे चलें कि मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है। चलिए फ्रेंड, जनरल नोटेशन की बात करते हैं कि मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया आपको सब कुछ। अब नॉर्मली जो मैट्रिक्स की नोटेशन होती है वो हम देखते हैं। हमेशा मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हमेशा मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या फिर ए से, बी से, सी से, ये मैट्रिक्स की नोटेशन होती है, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल लेटर की। जैसे कि आपने ये लिखा ए आई जे, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, ए आई जे फॉर्म के हैं, और आई एंड जे वेरी फ्रॉम 1 to m एंड जे वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। कि आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, ए आई जे के फॉर्म के हैं, और आई वेरी फ्रॉम 1 to m, जे वेरी फ्रॉम 1 to n। ये जनरल नोटेशन होती है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। अब यहाँ पे आई कौन सा है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने क्या बताया, सबसे पहला जो एलिमेंट्स का भी जो ऑर्डर होता है ना, जो एलिमेंट्स के जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है, ये एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन करता है। तो सबसे पहला जो आई होता है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, रो के लिए। जे किसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, कॉलम के लिए। यानी कि अगर आपको पूरा खोल के लिखना है इसको, अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, m क्रॉस n ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की, बिकॉज आई कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से लेके m तक, जे कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से लेके m तक। यानी कि ए मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हैं जनरली, फर्स्ट एलिमेंट 1 1, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम, R1 की बात कर रहे हैं, तो R1 के अंदर R1 यानी कि फर्स्ट वाला अब चलेगा, R1 फर्स्ट वाला एलिमेंट आई कितना है, 1 है, यानी कि फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। ए आई जे, आई रिप्रेजेंट फॉर रोज एंड जे रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। इन विच कॉलम, इन विच रोज दिस एलिमेंट इज लाई, किस रो और किस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उसकी पोजीशन बताता है ये। आई रिप्रेजेंट फॉर इन विच रो दिस एलिमेंट लाई, एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम, किस कॉलम में ये लाई करता है। अब देखना जरा A11 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। A12 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है एलिमेंट। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, और A1n फर्स्ट रो और nth कॉलम में आपका एलिमेंट लाई कर रहा है। अब सेकंड ऐसे ही A21, A22, A23, A2n, ये कौन सी रो है, सेकंड रो। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। ये कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम। और ये कौन सा कॉलम है, nth कॉलम। ऐसे ही चलता जाएगा आपका, चलता जाएगा। यहाँ पे कौन सी रो आएगी, mth रो, AM1, AM2, AM3 सॉन अप टू AMN। कौन सी रो है, mth रो है। कौन सी रो है, mth रो। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की आपकी मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी, कर सकते हैं ना, अच्छे से कर सकते हैं अच्छे से। तो यानी कि अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर A11 रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन विच रो इट लाई एंड इन विच कॉलम इट लाई। कौन से रो और कौन से कॉलम में ये लाई कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कौन से में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में।
इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है, mth रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और nth कॉलम। आगे समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये जो बेसिक चीजें हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑर्डर के अंदर से। एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको कि आपने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, एक नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, देन what are the possible order of matrix, possible order of matrix, कि मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया था, ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यानी कि अगर 8 एलिमेंट है उसके अंदर, अगर उसके अंदर 8 एलिमेंट है तो यानी कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 8, यानी कि 1 रो 8 कॉलम, 8 क्रॉस 1 8 रो 1 कॉलम, 2 क्रॉस 4 2 रो 4 कॉलम, 4 क्रॉस 2 4 रोज 2 कॉलम। तो ये सारी की सारी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इतने ऑर्डर उसके हो सकते हैं मैट्रिक्स के। 1 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 8 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स भी हो सकती है और 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। अगर मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास। समझ आया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। आई थिंक मैट्रिक्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रो मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होगी, रो मैट्रिक्स क्या होगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो, एक रो हो और कॉलम कितने भी हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो होती है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम चाहे कितने भी हो, रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो। मतलब मैंने ये लिख दिया 6 7 1 0 1। अब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो कैसी मैट्रिक्स है ये आपकी, रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है बताइए मुझे, 1 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बिकॉज कॉलम कितने हैं 5 और रो कितनी है 1। तो रो 1 रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ रोज, 5 रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो कैसी मैट्रिक्स है ये आपकी, रो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। चल अब ऐसे भी जनरल नोटेशन ये भी होती है रो मैट्रिक्स की, 1 क्रॉस एन, 1 क्रॉस एन, यानी कि आपके पास A11 या कुछ भी है आपके पास, सिंपली नोटेशन हम ये लगा लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ही लिख देते हैं, 1 0 4 अप टू यहां तक चलता जा रहा है। तो 1 क्रॉस एन, यानी कि इसके अंदर सिर्फ वन रो है और कॉलम कितने हैं, एन कॉलम है। ये भी जनरल नोटेशन होती है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है डियर, कॉलम मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 कॉलम हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, कॉलम एक होना चाहिए, रोज चाहे कितनी भी हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखिए 4 3 4 1 2, अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम है, 1 ही कॉलम है, 1 कॉलम है। अब रो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी, कॉलम मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके अंदर कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। तो 1 कॉलम है तो कैसी मैट्रिक्स है आपकी, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आई कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स साथ के साथ एग्जांपल करवाती चलूंगी आपको, साथ के साथ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है।
बेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेगा कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, इनवर्स निकाल के दिखा दीजिए या कुछ। वो आपसे बेस के अंदर से भी क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे फर्दर हम क्वेश्चन तो हम करेंगे, क्वेश्चन तो हम करते ही हैं, हर ही बार करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या होता है, बेस क्लियर करना आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास। स्क्वायर, स्क्वायर, अब स्क्वायर नाम से ही क्लियर होता है, स्क्वायर की सारी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है, रेक्टेंगल की फॉर्म की होती है, मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अब रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल जो आपका मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स होती है आपकी नॉर्मली रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है ना। अब उसके अंदर आपने देखा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल थे क्या, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये मैंने लिख दिया 1 4 2 8, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए 1 3 4 2 0 1 3 1 3 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाउ मेनी रोज आर देयर, 2 rows, and how many columns are there, 3 columns. Is it a square matrix? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नो मैम स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चले अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो रहा है, रेक्टेंगल की क्या लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, नहीं ना। अगर लेंथ और ब्रेड्थ अगर इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर बन जाता है आपका, है ना, उसका नाम रेक्टेंगल ही क्यों रखा फिर हमने। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो कैसी मैट्रिक्स है वो, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि जो मैंने नॉर्मल आपको m रोज n कॉलम बताए थे, अगर m n के इक्वल नहीं है, मैंने जनरल नोटेशन जो मैट्रिक्स की बताई थी उसके अंदर m रोज थे n कॉलम थे, तो m रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ कॉलम। व्हेन नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज नोन एज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए 1 2 3 0 1 4। अब इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। चले अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं अभी हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स हम देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट आप किस मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, जो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसी के आप डायगोनल एलिमेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का कैसा होना जरूरी है, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही आप डायगोनल निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप डायगोनल नहीं। अब मैंने जनरल नोटेशन क्या बताई थी आपको मैट्रिक्स की, A is equal to Aij where I vary from 1 to m and j vary from 1 to n। ठीक है, अब इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, जहां पे आपके i और j इक्वल हो जाते हैं, वो Aij जहां पे i इज इक्वल टू क्या हो जाता है j।
यानी कि आई और जे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आपके एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट। जैसे एग्जांपल देखना जरा, A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आई और जे कौन कौन से इक्वल है देखना जरा, A11 A22। तो ये जो एलिमेंट है ये कैसे एलिमेंट है, आपके डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जहां पे आपके दोनों के दोनों सफिक्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दोनों के दोनों सफिक्स क्या हो जाते हैं, आपके इक्वल हो जाते हैं। वो वाले एलिमेंट आपके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आया समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, सारे के सारे जो A11 A22 A33 सोन अप टू, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि n रो है तो n ही कॉलम होने चाहिए। तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब सारे के सारे ये जो एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां से 1 4 3 6, ये 1 और 6 ये आपके कैसे एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 6 और 10 ये कैसे एलिमेंट है, आपके डायगोनल एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, आपके डायगोनल एलिमेंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड आप देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, सारी की सारी चीजें। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट तो पता चल गया आपको। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि इसका डायगोनल का कहीं ना कहीं रोल तो होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स है इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट किस मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। इसका डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही वो हिस्सा होगी। किसका हिस्सा होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal entries are zero, whose non-diagonal entries are zero। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी, जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए वो क्या, जीरो। यही मतलब हुआ कि आपके पास, जैसे ये एग्जांपल दे देती हूं मैं, A11 A22 ANN, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे के सारे 0 0 जितने भी बनते हैं। बस कौन से नॉन जीरो है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो, बाकी के जो नॉन डायगोनल कौन से होंगे, डायगोनल को छोड़ के बाकी जो बच के सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो जो जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसने डायगोनल एलिमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या भी हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट भी जीरो। इसने सिर्फ कंडीशन किसके बारे में दी है, नॉन डायगोनल के बारे में। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो यानी कि सारे एलिमेंट जीरो हो गए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो कैसी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स भी आपकी कैसी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, तो डायगोनल एलिमेंट भी सारे के सारे भी जीरो हो सकते हैं। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, जी नहीं, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स आपकी होगी। मतलब कंडीशन किसके ऊपर लगानी है, जो बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए सारे के सारे। बाकी डायगोनल एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं। यानी कि एग्जांपल देखिए यहां से 1 4 0 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 और 4। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट, उसके ऊपर कुछ भी कंडीशन आपकी लग सकती है। वो जीरो भी हो सकते हैं, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, ये वाला जीरो हो सकता है। तो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आएगी बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो इसका मतलब आप इसको किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायगोनल आपने ऐसे लिखा ना, जैसे आपने यहां लिख दिया 5 6 7, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट कितने? 3 है। अब डायगोनल एलिमेंट 3 है यानी कि A11, A22, A33 यानी कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यानी कि इस टाइप से जब भी वो लिख देता है, 3 एलिमेंट लिखेगा तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 2 एलिमेंट लिखेगा तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, n एलिमेंट लिखेगा तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो यानी कि इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डायगो, ठीक है, डायगो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। तो इसका नोटेशन क्या है फिर? 5, 6, 7 और बाकी के सारे एलिमेंट क्या? 0, 0। और मैट्रिक्स कैसी है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आप क्लियर हुआ कंसेप्ट? आया समझ? कोई दिक्कत होगी बताइए? नहीं होगी, कर सकते हैं ना इजिली, ठीक है। आया समझ कंसेप्ट? चलिए अभी देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्राइंगुलर, फिर हम ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स ट्रेस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है फिर हम वो देखेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट देखेंगे, फिर हम क्या क्या, पहले हम सारे टाइप की मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ट्रेस पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ट्राइंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स या तो वो अपर ट्राइंगुलर या वो लोअर ट्राइंगुलर, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर क्या होती है, लोअर ट्राइंगुलर क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स आइदर अपर ट्राइंगुलर है आइदर लोअर ट्राइंगुलर, उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इसके दो टाइप हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मैं सीधा एग्जांपल ही देती हूँ आपको। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा आपके पास? इसके अंदर होगा आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे सारे के सारे जी होंगे फॉर आई ग्रेटर देन जे, कि जब आपका आई जे से बड़ा है तो उस केस में आपका क्या होगा? डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? आपके 0 होंगे। डायगोनल के सारे के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे। अब आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे कहां होता है? अगर मैं 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लूं, देखना जरा एक बार ध्यान से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे, डायगोनल जो होता है आपका, डायगोनल कौन सा? ये वाला। तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0। अब देखिए जरा, आई ग्रेटर देन जे है या नहीं है? आई रिप्रेजेंट फॉर रो, जे रिप्रेजेंट कॉलम, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2 है। तो जब आपका आई जे से बड़ा है तो उस केस में ए आई जे क्या है? 0 है। ए आई जे 0 है तो कैसी मैट्रिक्स है वो? आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ये वाले आपके सारे के सारे क्या हैं? 0। ये वाले तीनों के तीनों क्या आपके? 0। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब आपके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उस केस में वो ट्राइंगल वो मैट्रिक्स कैसी बन जाती है आपकी? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे पूछने लग जाए, कि कोई भी मैट्रिक्स है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी? यानी कि कितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे जो नॉन जीरो होंगे? ये तो सारे के सारे 0, डायगोनल ये तो नीचे वाले तो सारे के सारे 0। तो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आपसे पूछने लग जाए तो वो कितनी होंगी आपके पास? n इंटू n प्लस 1/2। कैलकुलेट करके देखिए, अभी पता चल जाएगा कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है आपके पास। इसके नीचे के सारे क्या है? 0 है, 0, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 इंटू 3 प्लस 1/2। अब यहां से काटना 3 इंटू 4/2, 2 से 2 करिए कितने आए? 6। क्या 1 2 3 4 5 6 नहीं थे क्या? थे ना 6 आपके पास। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर? n इंटू n प्लस 1/2 आपके पास। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब इसमें अपर ट्रायंगुलर मतलब अपर वाले नॉन जीरो थे, लोअर वाले सारे जीरो थे। अब इसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो और बाकी के नीचे वाले नॉन, यानी कि ए आई जे आर जीरो फॉर आई लेस देन जे। जब आपका आई लेस देन जे होगा तो ए आई जेज आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो A11 A22 A33, अब ये तीनों के तीनों आपके जीरो, बाकी ये नीचे वाले बच गए A21 A22 A32 A32, ये आपके क्या होंगे, नॉन जीरो। इसके अंदर भी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आपसे पूछे तो कितनी होगी, n इंटू एन प्लस 1/2। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, दोनों का ऑर्डर अगर n है, तो दोनों में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती है आपके पास, n इंटू एन प्लस 1/2 आपके पास होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, हायर लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, फिर भी मैंने करा दिया, मैंने कहा आ गया है तो करा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। ये तो क्या था, सिर्फ अपर ट्रायंगुलर। अब स्ट्रिक्टली अगर पूछ ले आपसे, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर, अब स्ट्रिक्टली के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट भी आपके क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी कि यहाँ पे साइन आपका क्या लग जाएगा, इक्वल टू बी लग जाएगा। यहाँ पे साइन क्या लग जाएगा आपका, इक्वल टू बी लग जाएगा। मतलब ये वाली एंट्री भी आपकी क्या हो जाएंगी, जीरो। ये वाली एंट्री भी क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो। क्लियर हुआ। यानी कि अगर मैं इसको रफ करूं यहां से, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, या कहने का मतलब है डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट आपके नॉन जीरो होंगे। ठीक है, ठीक है, आया कंसेप्ट समझ। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम वही कंसेप्ट, इसमें डायगोनल एंट्रीज भी आपकी जीरो होंगी। ठीक है, डायगोनल एंट्री के साथ साथ ऊपर वाली एंट्री तो आपकी जीरो है ही है, साथ में डायगोनल एंट्री भी जीरो होंगी। अगर इस केस के अंदर पूछे आपसे नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने होंगे आपके पास, n इंटू एन माइनस 1/2। ऐसे इसके अंदर कितने होंगे आपके पास, n इंटू एन माइनस 1/2 आपके पास। अगर प्रूफ करना चाहते तो प्रूफ हो जाएगा, देखना 3 एलिमेंट है नॉन जीरो, 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 2/2, 2/2 से 2 कट गया 3 आ गया, 3 है इसके अंदर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से, करें हम डिस्कस। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो या तो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर, उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे अच्छे से। चलिए ट्रेस अब देख लेते हैं क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, या ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, सॉरी। ट्रेस हमेशा किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ध्यान रखना हमेशा। A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, AM1 AM2 AN1, सॉरी N1 N2 NN, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो आपको उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा इसका, इसको टी आर से भी डिनोट कर देते हैं, टी आर ऑफ ए। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, जब आप सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एंट्रीज को आप ऐड कर देते हैं, तो वो क्या देता है आपको, ट्रेस देता है। क्या देता है आपको, ट्रेस। तो यानी कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस सॉन अप टू ANN। ये क्या है आपका, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है ये आपका, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट, कोई दिक्कत बताइए, होगी नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेस की। ट्रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब देखिए जरा कि अगर आपको ट्रेस ऑफ के तो सबसे, इससे पहले मैं एक बार, पहले मैं आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कराऊंगी, फिर मैं आपको ट्रेस की प्रॉपर्टी करवाऊंगी। सबसे पहले बस ये देख लीजिए ट्रेस होता क्या है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको के ए की प्रॉपर्टी पता होगी, यानी कि
स्केलर मल्टीप्लीकेशन की आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तभी आप ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रेस की प्रॉपर्टी मैं बाद में कराऊंगी, बस मैंने ट्रेस बता दिया है आपको कि क्या हो। ठीक है, बाद में करेंगे ट्रेस की प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रेस की। चल अभी देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या आती है। हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया, ट्रेस पढ़ लिया। तो स्केलर मैट्रिक्स में आपकी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यार डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि अ स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, कि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जब इक्वल हो जाती हैं किसी न किसी के, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। व्हेन in a diagonal matrix या a square matrix, a square matrix is said to be scalar matrix if aij is equal to k, जब आपके डायगोनल मैंने क्या बताया था, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है, जब आई और जे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और फॉर के इज नॉन जीरो, के आपका कोई ना कोई स्केलर है जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है जो कि नॉन जीरो है, और सारे के सारे ए आई जे किसके इक्वल है, के इक्वल है, और बाकी के ए आई जे क्या है, जीरो है जब आपका आई और जे इक्वल नहीं है, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्री क्या है, सारी की सारी जीरो है, और डायगोनल एंट्री क्या है, सारी की सारी किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो उसको आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आप स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी जीरो है, और डायगोनल एंट्री क्या है, सारी की सारी इक्वल है, कांस्टेंट क्या है, 5 है सारी की। तो कैसी मैट्रिक्स है ये, स्केलर मैट्रिक्स। आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। हर एक स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, जरूरी नहीं है। डायगोनल के तो सारे एलिमेंट अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल जरूरी थोड़ा ना होंगे, लेकिन स्केलर के सारे एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो, यानी कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स किसका सबसेट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स किसका सबसेट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये सारे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट। क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए अब देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कहां से निकल के है, ये स्केलर मैट्रिक्स से निकल के है। ये कहां से निकल के है, स्केलर मैट्रिक्स से। जब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो आपने ये कांस्टेंट के माना था, ये के ना होके ये 1 हो जाए। जब आपके अंदर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच सारे के सारे ए आई जे क्या हो जाए आपके पास 1, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, यानी कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट आपके पास क्या हो जाए, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाए आपके पास 0, आई नॉट इक्वल टू जे, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या भी हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में तो जो डायगोनल एंट्री है वो 1 के अलावा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा ही स्केलर मैट्रिक्स होगी ना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज 1 है, और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है, सारी की सारी डायगोनल एंट्री इक्वल होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी में तो 1 1 है तो इक्वल तो है ही है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है, हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आपकी होती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है आपके पास, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आपकी डायगोनल एंट्री सारी की सारी 1 हो जाती है, नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो जाती है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और इसकी नोटेशन क्या होती है, I3। अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I3, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I4, 2 ऑर्डर की है तो I2 यानी कि 1 0 0 1, अगर 1 ऑर्डर की है तो I1 यानी कि 1 एलिमेंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको। जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हो जाए 0, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हो जाए 0,
वो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? नल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है आपकी? नल मैट्रिक्स। मान लीजिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो कैसी मैट्रिक्स है ये आपकी? नल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। इसको कैपिटल ओ से भी डिनोट कर देते हैं। कैपिटल 0 लगा मिल जाए ना आपको, तो वो समझ लेना आपकी नल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है आपकी? नल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती है। मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होती है? ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पास कि दो मैट्रिक्स को आप कंपेरेबल कब बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल कि दो मैट्रिक्स को आप कंपेरेबल कब बोलते हैं? जब दो मैट्रिक्स आपके पास है, अगर उन दोनों का आपके पास ऑर्डर सेम है, उन दोनों का अगर आपके पास ऑर्डर सेम है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? कंपेरेबल मैट्रिक्स। इफ बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ इक्वल ऑर्डर, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? दोनों मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स है। यानी कि ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ये आपके पास ए बी सी डी, ये भी किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 में। तो इन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स को कब बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? फर्स्ट, पहले तो कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स इज सेम, इज सेम। पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। मतलब A11 पे जो एलिमेंट है पहली मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का भी A11 पे एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन 1 4 3 7, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे। ये नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जी नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल कब है? जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब A11 पे और A11 पे दोनों इक्वल है, A12 पे A12 पे इक्वल है, A21 पे A21 पे, A22 पे A22 पे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? दोनों मैट्रिक्स क्या है आपकी? इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं है। करें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करते हैं कि मैट्रिक्स क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं हमारी। ठीक है, चलिए देखते हैं मैट्रिक्स हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कि दो मैट्रिक्स की आप एडिशन करते हैं तो क्या उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगा? पहली चीज तो जब भी आप दो मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे तो दोनों का ऑर्डर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कि तभी तो आप मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर। कॉरेस्पॉन्डिंग A11 के अंदर B11, A12 के अंदर B12, A21 के अंदर A21, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा। यानी कि एक मैट्रिक्स A है आपके पास, दूसरी मैट्रिक्स B है, तो A प्लस B करो या B प्लस A करो, आपके दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। कब आएंगे? जब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका? सेम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। समझ आया कंसेप्ट कि मैट्रिक्स की आप एडिशन करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है। सेकंड, अगर आप A प्लस B प्लस C करो, या फिर पहले आप A प्लस B करो फिर आप C को ऐड करो, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स
क्या भी सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए बी सी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए प्लस जीरो करो, जीरो प्लस ए, जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपके पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स के। एग्जाम्पल लेके करना चाहे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं ख्याल से आप खुद भी कर सकते हैं इतना तो काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है। अब कोई भी मैट्रिक्स ए है, अब उसका नेगेटिव क्या होगा। अब मान लीजिए मेरे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, 3 4 5 6, तो इसका नेगेटिव मुझे निकालना है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव का मतलब माइनस, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना हर एक एलिमेंट को करना पड़ेगा मुझे, -3 -4 -5 -6, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या करना है मुझे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या माइनस मुझे कॉमन ले लेना है। अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस था, प्लस में से एक माइनस बाहर आएगा तो अंदर माइनस माइनस बच गए ना। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस बाहर ले लेते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट a माइनस ए करते हैं तो आपकी कैसी मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स निकल के आती है। कैसी मैट्रिक्स आती है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लीकेशन, किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बताया था ट्रेस वाली प्रॉपर्टी बाद में कराऊंगी, इसीलिए करवाऊंगी मैं बाद में। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका आपने किसी न किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ये थी, A11 A12 A21 A22, अगर आपने इस के के साथ इस ए की मल्टीप्लाई करनी है तो हर एक मेंबर के साथ होगी, K11 KA12 KA21 KA2, यानी कि अगर यहां से मान लीजिए 5A और A जहां पे मैट्रिक्स है आपकी 1 2 4 0, तो 5A क्या होगा, हर एक मेंबर के साथ 5 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 10 20 एंड 0। ये आपका क्या आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, हर एक मेंबर के साथ आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरूरी नहीं है अब मल्टीप्लाई, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, स्केलरली डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने किया 1/5 की, यहां से बाय चांस आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ये मान लीजिए 4 6 8 10, इसके अंदर से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अब वो हर एक एलिमेंट के अंदर से आएगा कॉमन, हमेशा ध्यान रखना किसके अंदर से आएगा, हर एक एलिमेंट। तो इसको मैट्रिक्स को क्या भी लिख सकते हैं आप, A इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आपने क्या ले दिया यहाँ से, 2 कॉमन लिया। चलिए 2 कॉमन लिया, 2 बाहर ले दिया तो अंदर क्या बच गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 कॉमन लिया ना, तो यानी कि ये क्या बन गई, ये इस मैट्रिक्स को दूसरा नाम दे दिया कोई भी, तो यानी कि A इज इक्वल टू 2B आपके पास। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर से आप अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप हर एक एलिमेंट को डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी दिक्कत बताइए, आएगी नहीं आएगी, कर लेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारे पास, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। यहाँ पे के कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, अगर के जीरो होगा तो सारे के सबको जीरो जीरो बना देगा, है ना, तो के कोई भी नॉन जीरो स्केलर है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की अभी देख लेते हैं। कि ए और बी आपकी कोई भी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए एंड बी, बी एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यानी कि अगर आपके ए प्लस बी करते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के प्लस के बी, यानी कि एक तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले अलग अलग मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर आप ऐड कर दीजिए। कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आएगी ना, कर लेंगे अच्छे से। अब करें ट्रेस वाली प्रॉपर्टी, चलिए ट्रेस की ले, ट्रेस वाली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रेस की, कि ट्रेस ऑफ के
यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसका आपने ट्रेस फाइंड आउट किया, तो वो ट्रेस क्या निकल के आएगा आपके पास, के आपका कहाँ आ जाएगा बाहर, और ट्रेस ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको, ए। जैसे देखिए मैं भी बता देती हूँ। एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। अब इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस क्या आया इसका 5, 1 + 4 5 आया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से कर, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 4 2 जाए 8। अब इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस ऑफ 2a निकालिए, 2 + 8 दैट इज इक्वल टू 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, और 5 क्या था आपका, ट्रेस ऑफ a था आपका, तो यही तो निकल के आया आपका, यही तो निकल के आया। के किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो जब आप 2a का ट्रेस निकालते हैं, जब आप ka का ट्रेस निकालते हैं, तो k आपका कहाँ आ जाता है, ट्रेस से बाहर आ जाता है। k कहाँ आ जाता है आपका, ट्रेस से बाहर आ जाए। कोई दिक्कत बताइए होगी, नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपको ट्रेस ऑफ a + b फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मैडम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अभी करवाऊंगी मैं, कोई भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, उनका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, तो या तो आप ए बी की करें या फिर आप बी ए की करें, दोनों का ट्रेस क्या निकल के आने वाला आपके पास, इक्वल निकल के आने वाला। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम आएगी बताइए, नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट, चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अभी क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल होनी चाहिए, वो सबसे पहले देखते हैं हम, कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हो, आपके पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, उन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है। मैं आपको हर एक कंसेप्ट बिल्कुल डीप में करवा रही हूँ फ्रेंड, अदरवाइज मुझे करवाना होता ना, मैं 1 शॉट में भी ये चैप्टर कंप्लीट करा सकती हूँ, 1 शॉट में भी। एक दिन में पूरा चैप्टर 2 घंटे लगाऊंगी मैं, 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश, आपको पूरा बेसिक, पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपको सब हम कवर करा देंगे जी। हम टाइम क्यों लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, एक एक चीज आपको ब्रीफ में समझा रही हूँ मैं, बिल्कुल एक एक चीज डीप में करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, मेल सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब हम इतना कर रहे हैं तो आप तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। आप तो आपको तो प्रिपरेशन भी करनी है, लेक्चर तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है सब कुछ, और डेली लेक्चर अपलोड होते हैं। बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, चाहिए इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। और फिर भी अगर आपकी कोई भी सजेशन है आप लोगों का, पर्सनली मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, कि और कुछ अच्छा चाहते हैं आप, और चाहते हैं कि कुछ बेटर होना चाहिए, ठीक है, तो भी मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सजेशन से ही आइडियाज निकल के आते हैं, और आइडियाज, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ फ्रेंड, और फिर भी मैं चाहती हूँ कि हाँ, अगर आप लोगों के माइंड में भी कुछ भी आता है कि हाँ भाई थोड़ा और चीजें हो सकती हैं, कुछ और अच्छा हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थे, है ना। अगर आपके पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो उनकी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, अगर आप ए बी निकाल रहे हैं, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ column of the matrix A should be equal to the number of rows of B। अगर आप A की मल्टीप्लाई B के साथ कर रहे हैं, तो A मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो B मैट्रिक्स की रो के इक्वल होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यानी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A M क्रॉस N ऑर्डर की, दूसरी मैट्रिक्स है B N क्रॉस P ऑर्डर की, तभी आपका ए बी पॉसिबल है। और ए बी का फाइनली ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ए बी का फाइनली ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ये N इसको काट दीजिए, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, बच गई क्या, M बच गया, तो M बच गया क्या, P M क्रॉस P, यानी कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, M क्रॉस P ऑर्डर।
क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी कैसे है, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो के। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैसे, रो बाय कॉलम। अब कॉलम रो के इक्वल होने चाहिए ना, पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, रो बाय कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। जैसे क्वेश्चन देखिए आपके पास 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 2 3 2 1 0 के साथ। अब देखना जरा, कंपेयर कीजिए 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, क्या इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल है, एब्सोल्युटली है मैडम, बिल्कुल है। 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा आपका, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, कोई दिक्कत, सॉरी 3 है ना यहाँ पे, 3 2 क्रॉस 3 की है ना, तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, अब रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना है 1, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। रो बाय कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 प्लस 2 इज 4, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 3 प्लस 0 इज 3 आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 8 प्लस 3 इज 11, 8 प्लस 3 इज आपके पास कितना, सॉरी हाँ ठीक तो है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 8 प्लस 3 इज 11। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4, 4 प्लस 6 इज 10। मतलब आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है फैक्टर को, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 और 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 9 प्लस 0 इज 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, करेक्ट करें प्रॉपर्टी। चलिए फ्रेंड अब देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा। कब होल्ड करेगा, पहली चीज बी और सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बी और सी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरी कंडीशन ए के कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, बी और सी के रो के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एंड सी। कभी तो पॉसिबल है, ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ कर रहे हैं आप, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, ऐसे कर रहे हैं आप। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी ना, ठीक। एसी सॉरी एसी ए बी प्लस ए सी ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए बी सी, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो एसोसिएटिव, ए बी सी कब केस में, जब आपके पास सेम यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऑर्डर ऑफ बी एंड सी शुड बी सेम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी एंड सी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए होगी नहीं होगी, ठीक है। अब कॉम्यूटेटिविटी की बात करते हैं, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है, देखते हैं, अभी देख लेते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है। हर केस में जरूरी नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हर केस में जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव होगा। आपका जरूरी नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिक्स उनकी ए बी करो या बी ए करो, यानी कि ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करें कि क्या वो दोनों इक्वल आएंगी, जरूरी नहीं है। पहली चीज तो ए बी और बी ए होल्ड कब करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कब होल्ड करेगी, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम, यानी कि ए बी और बी ए कब पॉसिबल है, ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। क्यों, अब ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कब हो सकती है, जब ए के कॉलम बी की रो के इक्वल होंगे, ए के कॉलम बी की रो के, यानी कि कॉलम बी की रो के। अब यहां से देखना बी की ए के साथ मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, बी के रो, सॉरी बी के कॉलम ए की रो के। अब यहां से देखिए ये बोल रहा है कॉलम बी के कॉलम ए की रो के इक्वल है, यहां से बोल रहा है ए के कॉलम बी की रो के इक्वल है, यानी कि रो और कॉलम आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए और बी का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर केस में जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल आएगा,
ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई इक्वल आएगी, करके देख लेना आप। देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 0, मान लीजिए ये ले ली। बी मैट्रिक्स ले लिया आपने 0 1 0 1 0 1 1 0 1 ले लिया आपने, ठीक है। ए बी करना जरा, ए बी की 1 की 1 के साथ 1 0 की 1 0 के साथ 1 1 0 की 1 1 के साथ 1 0 0 की 0 0 0 की 0। ए बी तो ये है, बी ए करते हैं, चलिए बी ए करेंगे 1 1 0 1 1 0 0 0। अब 1 1 की 1 1 के साथ करेंगे क्या आएगा 1 1 1 की 0 0 के साथ करेंगे क्या आएगा 0 0 1 की 1 0 के साथ 0 0 1 की 0 के साथ 0। अब ये तो आया 1 1 0 0, ये आया 1 0 0 0। क्या ए बी बी ए के इक्वल है? क्या ए बी आपका बी ए के इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ मैडम, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी बताइए? बिल्कुल भी नहीं होगी, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखना है कि ए बी बी ए के इक्वल है, हमेशा जरूरी नहीं है ए बी बी ए के, लेकिन दो कंडीशन में इक्वल हो सकता है। कब कब? ए बी इज इक्वल टू बी ए व्हेन आइदर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बोथ या तो ए आइडेंटिटी हो या बी आइडेंटिटी हो या फिर ए और बी दोनों आइडेंटिटी हो। अब करके देख लीजिए, अगर आप आइडेंटिटी लेंगे, अगर आप 1 ऐसे करते हैं 1 0 0 1 के साथ करते हैं तो यही वाली मैट्रिक्स आएगी हमेशा। क्या मैट्रिक्स आएगी? यही में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो हमेशा मैट्रिक्स वही आती है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और दूसरी सिचुएशन क्या पॉसिबल है? या तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है 1 1, या फिर आइडेंटिटी सॉरी, या फिर क्या हो सकता है और क्या हो सकती है, या फिर ए नल मैट्रिक्स, या फिर बी नल मैट्रिक्स, या फिर आपका दोनों क्या हो जाए, आपकी नल मैट्रिक्स हो जाए। कोई दिक्कत बताइए होगी? नहीं होगी। यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी के साथ, हमेशा किसके इक्वल आती है? वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आती है। और किसी भी मैट्रिक्स की आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी किसके इक्वल आती है? वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आती है। कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड, अब अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ जाए, ए क्यूब फाइंड आउट करना पड़ जाए, ए की पावर 4 फाइंड आउट करना पड़ जाए, कैसे करें? यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, यही तो मतलब हुआ। यानी कि अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ जाए तो ए स्क्वायर क्या करेंगे? ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करनी है। ए क्यूब फाइंड आउट करना चाहिए तो पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे, या ए की ए स्क्वायर के साथ कर दे, बात तो एक ही। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको कि ए मैट्रिक्स है आपके पास कोई भी 1 2 0 1 0 2 0 1 2, ए स्केयर आपको फाइंड आउट करना है। ये एक मैट्रिक्स है, इसका स्केयर फाइंड आउट करना है। कर दीजिए स्केयर 1 2 0 1 0 2 0 1 2, करिए इसका स्केयर। स्केयर करेंगे क्या आएगा देखना जरा, 1 2 0 की 1 1 0, 0 से 0 तो कट गया, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट देखिए, यहां से 0 यहां से 0, 2 1 जा 2 आपके पास है। नेक्स्ट देखिए 0 यहां से 0, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 आपके पास है। नेक्स्ट देखिए, बीच वाला आपका 0 हो गया, 1 की 1 के साथ 1 आया। नेक्स्ट देखिए, बीच वाला 0, 2 की 1 के साथ 2, 2 की 1 के साथ 2, 2 2 प्लस 2 इज 4। नेक्स्ट देखिए 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज आपके पास कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट देखिए 0 की 0 यहां से 0 और 1 की 1 के साथ 1 आपके पास, मतलब मल्टीप्लाई ही करनी और कुछ नहीं कर रही मैं। नेक्स्ट देखिए 0 की 2 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0 और 1 की 2 के साथ इज 2। नेक्स्ट 0 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 और 4 प्लस 2 इज आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 6। बताइए आई कोई दिक्कत? नहीं आई। कर लेंगे अच्छे से, 3 2 4 1 4 4 एंड 1 2 6 आपके पास फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत? आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब एक और लास्ट करा देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, उसके आपको कितनी भी पावर फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। सारी की सारी मैट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, a 0 0 0 a 0 0 0 है, चाहे इसका ऑर्डर भी कितना ही हो, तो अगर आप इसकी कितनी भी पावर कर लीजिए, पावर अगर n करते हैं ना, इसकी पावर n करते हैं तो ये इसकी पावर भी कितनी हो जाती है आपके पास n, जो अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर भी कितनी हो जाती है आपके पास? n हो जाती है। करके देख लीजिए बेशक, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि अगर आपको ए स्केयर फाइंड आउट करना है तो ए स्केयर क्या निकल के आएगा, ए स्केयर 0 0 0 ए स्केयर 0 0 0 ए स्केयर। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है और उसकी कितनी भी पावर आपको निकालनी है, बस स्केलर जो वेरिएबल है, जो डायगोनल एलिमेंट है, उनकी पावर कर दीजिए, बाकी तो सारे क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। और हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, हमेशा क्या रहने वाली है, आइडेंटिटी रहने वाली। क्यों रहने वाली है? 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, 1 की पावर हमेशा कितनी भी करेंगे तो क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कैसा लगा आज का लेक्चर, ये मुझे जरूर बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं उनसे भी मैं बोलूंगी कि बच्चे, आपका भी अगर कोई भी डाउट है तो आप भी मुझे मेल सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर मुझे बताना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है फ्रेंड्स, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, हमें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।